लोग जानना चाहते हैं, वे लोग नामांकन पत्र जिसे पर्चा कहते हैं, वे लोग कहाँ से खरीदें और ऐसा उसमें क्या भरें कि जो पर्चा खारिज ना हो। ये लोकतंत्र की लड़ाई में जो है कुछ छल बल का लोग प्रयोग करते हैं। उस छल बल से बचने के लिए लेकिन देखा जाता है कि हमारे देश में तमाम चुनाव ऐसे होते हैं कि लोग जेलों में रहते हैं और जेल से ही पर्चा भरते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर बाद में छूट कर आते हैं। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। उसकी एक निर्धारित जमा राशि ट्रेजरी में जमा करके आप 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, अधिकतम 4 सेट का पर्चा आप खरीद सकते हैं। 5वां भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो ही आप 5वां करेंगे तो आपका सिर्फ एक को माना जाएगा, बाकी सबको निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन तमाम उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके मन में एक शंका है, उनको जानकारी नहीं, वे लोग कहाँ जाएं, जो नामांकन पत्र है कहाँ से खरीदें। आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील गौरव यादव जी मौजूद हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेयर पद के लिए दावेदारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है आखिर वे लोग कहाँ जाएं और कैसे दावेदारी करें, नामांकन पत्र कैसे खरीदें और उसे कैसे भरें। तमाम सवाल हैं, आपके मन में भी ये सवाल होंगे। आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर के लगातार जो सरगर्मियां हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोग हैं सर, कैसे वे लोग कहाँ से नामांकन पत्र खरीदें, क्या है तकनीकी? देखिए, ये लोकतंत्र की जो लड़ाई है, भारतीय इतिहास के साथ विश्व का इतिहास में लोगों ने बहुत संघर्ष करने के बाद इस देश में मत देने का अधिकार मिला। हम आज उस पुनीत दिन के समय आपसे वार्ता कर रहे हैं नेशनल दस्तक से, जिसमें आप सभी साथी बहुसंख्यक समाज के लोगों को बहुत ही तकनीकी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जो है एक उत्सव होता है और उस उत्सव का बिगुल जो है उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा स्थापित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजाया है। आपको जानकारी हो गई होगी कि यह 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र की लड़ाई में जो है कुछ छल बल का लोग प्रयोग करते हैं। उस छल बल से बचने के लिए हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है हम आज नंदन जी से बात करते हैं, जो बड़े ही युवा और जुझारू पत्रकार हैं। आज आपको बताना चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अगर जितने प्रत्याशी हैं वे अपनों सालों की मेहनत, साल नहीं 5 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत के बाद पूरी तरह से सामाजिक दायित्वों को, शादी ब्याह, किसी का मरना, जीना, बर्थडे, अन्य तरह की सामाजिक सेवाओं को करते हैं। लेकिन लोग जानना चाहते हैं सर, सवाल वही है, लोग जानना चाहते हैं, वे लोग नामांकन पत्र जिसे पर्चा कहते हैं, वे लोग कहाँ से खरीदें और ऐसा उसमें क्या भरें कि जो पर्चा खारिज ना हो। देखिए, महापौर हैं, उनके पार्षद हैं, नगर पालिका परिषद है, उसके सदस्य हैं, नगर पंचायत है, उसके सदस्य हैं। मोटा मोटी 3 बातें हैं। तो जो महापौर के लोग होते हैं उनका पर्चा जो है जिला मुख्यालय से मिलता है। नगर पंचायत के जो लोग होते हैं वो तहसील मुख्यालय या निर्वाचन आयोग जिस स्थान को निर्धारित करे वहाँ से मिलता है। अब उसमें भी गुलाबी है, नीला है, लाल है, पीला है, जो भी कलर उचित होता है एक क्राइटेरिया के अंतर्गत उसको कर दिया जाता है। हम उन बातों में नहीं जाकर, वो अगर वो बात बताने लगेंगे तो 181 पेज का उनका
पूरी प्रोसीडिंग दी गई है कि मतपत्रिका कैसे हो, कौन निर्वाचन अधिकारी होगा, किसके संरक्षण में होगा, कितनी पेंसिल, कितना धागा, सुई धागा, सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने लोगों को सुविधापूर्वक संपन्न कराने के लिए दिया गया है। लेकिन हम जो आपके पास आए हैं वो इसलिए आए हैं कि देश के प्रबुद्ध जो समाजसेवी हैं, नेता हैं, जो जमीन पे काम करते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनकी बरसों की मेहनत रफू चक्कर 1 मिनट में हो जाती है। हम तो सभी वैसे बिना फ्री एंड फेयर चुनाव की बात कही जाती है, लेकिन ये देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है कि फलाने आदमी का पर्चा इन कारणों से, बहुत छोटी गलती से निरस्त किया जाता है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जिस पद पे भी हों, उसकी एक निर्धारित जमा राशि ट्रेजरी में जमा करके आप 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, अधिकतम 4 सेट का पर्चा आप खरीद सकते हैं। 5वां भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो ही आप 5वां करेंगे तो आपका सिर्फ 1 को माना जाएगा, बाकी सबको निरस्त कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि पर्चे को आपको निश्चित रूप से कई सेटों में, 4 सेटों में या 2 सेट में तो निश्चित रूप से भरना चाहिए। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात है साथियों कि आप किस समुदाय से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, का जाति प्रमाण पत्र नवीनतम आपको बनवा लेना चाहिए। आपको अपना पर्चा भरते समय जिस वार्ड से भर रहे हैं या वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। उस वोटर लिस्ट में आप जिसे अपना प्रस्तावक बना रहे हैं उसका भी नाम निश्चित रूप से होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्रम संख्या लिखा जाता है कि आप क्रम संख्या कितने पे हैं, भाग संख्या कितने पे हैं, तो उसमें भी लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा नंदन का कि जो इतने गंभीर विषय पे हम लोग को आमंत्रित करते हैं और जनता के लिए, आम लोगों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए फ्री ऑफ कास्ट आपको जानकारी दे रहे हैं। अब जो कुछ आप पूछना चाहते हैं? सवाल ये है कि कितना रुपया लगता है जब कोई पर्चा खरीदने जाता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं उसे? उसको खरीदने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना होता है। सिर्फ ये बताना पड़ता है कि मैं महापौर का प्रत्याशी हूँ, मैं सभासद का हूँ, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ या उसके सदस्य का पर्चा हूँ। ये बता देंगे तो उसकी जो प्रेस्क्राइब फीस है निर्धारित की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, उसको दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर SC ST वो हैं तो उनको जो निर्धारित फीस की आधी फीस जमा की जाती है, छूट मिलती है। लेकिन कितना होता तब भी 1000 में, 500 में? अधिकतम 1000 रुपये, 2000 रुपये है। वो उसकी सूची यहाँ पे है, मैं आपको बता दूंगा कितना है एग्जैक्ट। चूंकि जो निर्वाचन आयोग ने जो किताब जारी की है वो ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है बुक संख्या 31 है। ये वेबसाइट उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हों, इस पुस्तिका को जरूर उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे चुनाव लड़ना है महापौर का या पार्षदी का, तो मैं चला जाऊं जिला मुख्यालय, मुझे पर्चा मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा? आप इस देश के नियम के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, और जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो आपके कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अनुसार सिर्फ किसी भी पद लड़ने के लिए आपको 21 साल से ज़्यादा की उम्र का होना चाहिए, आपको मतदाता होना चाहिए, आप किसी कोर्ट द्वारा जो है दोषित न किया गए हों, 2 या 2 साल से अधिक के न हो, तो आप कोई भी पद ऊपर से लेकर नीचे तक आप लड़ने की योग्यता रखते हैं। लेकिन देखा जाता है कि हमारे देश में तमाम चुनाव ऐसे होते हैं कि लोग जेलों में रहते हैं और जेल से ही पर्चा भरते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर बाद में छूट कर आते हैं। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि कन्विक्शन और ट्रायल में बहुत अंतर होता है।
किसी कोर्ट द्वारा आपको दोष सिद्ध कर दिया या पनिशमेंट दे दिया गया हो, अगर अंडर ट्रायल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं लड़ सकते हैं। ये कंडीशन सिर्फ लिंग 2 आयोग में छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं उसमें है कि अगर एफआईआर हो गया है आपको, तो आपका नाम निर्देशन पत्र खारिज की जाता है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। जैसे आप लोग मन में तमाम सवाल होंगे कि आपके क्षेत्र का जो विधायक होगा, नेता होगा, क्यों पता चलता है कि जेल में बंद है साहब बीते 5 महीनों 4 महीनों से, और वहीं से पर्चा भर दिया, नामांकन कर दिया और चुनाव जीत गए, इसके बाद जेल से छूट कर आ गए, राजनीति कर नेतागिरी चमका रहे हैं। तो इसमें ये जानने वाले और समझने वाली बात है कि उनके ऊपर आरोप लगा है, अदालत ने उन्हें दोषी साबित नहीं किया है। अगर अदालत उन्हें दोषी साबित कर देगी तो तब वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं ठीक हूँ जी, आप जो कह रहे हैं। और दूसरा जो इस प्रारूप बुक नंबर 21-31 जो है उसके अनुसार आपने प्रश्न पूछा कितना पैसा लगता है। तो महापौर के लिए जो है आरक्षित जो सीट है, अनारक्षित सीट है, उसके लिए 1000 है, आरक्षित सीट के लिए 500 रुपये है। और मैं यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें 2 फोटो लगता है। एक फोटो को चिपकाया जाता है, दूसरे फोटो को उस नाम निर्देशन के साथ नथी किया जाता है। इसके साथ जो इस समय का जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें जो मोटी मोटी बातें आपको क्या क्या चाहिए मैं आज बता दूं तो फिर भूल जाएंगे। आपका आधार कार्ड हो, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो, उसके बाद आपका ईमेल हो। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी कॉलम में आपके पास जानकारी नहीं है, मैं बहुत ही जोर दे के कहना चाहूँगा कि नाम निर्देशन पत्र भरते समय जिस कॉलम को आपके पास लागू न हो उस कॉलम के सामने निश्चित रूप से आप या लिखिए, नॉट एप्लीकेबल, शून्य लिखिए, या लागू नहीं है, पूरा सेंटेंस लिखिए, लागू नहीं है। अगर आप सभी उसके कॉलम ए में, बी में, सी में, डी में या क, ख, ग, घ, अंग हो जिसकी जानकारी आपके पास नहीं हो तो उस कॉलम को कभी भी हमारे अभ्यर्थियों को नहीं ब्लैंक छोड़ना चाहिए। लेकिन लोग मन में भी सवाल है एक कि देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, उनके परिवार में कोई नहीं, वे अकेले हैं, वे तब भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वे लोग नॉमिनी किसे बनाएं? देखिए, नॉमिनी विशेष रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और ऐसा देखा गया है और इसी में छल बल का सामदंड भेद का प्रयोग किया जाता है। जो अपना प्रस्तावक होता है वह इस चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होता है। जो प्रस्तावक आपका है आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रस्तावक आपके वार्ड का हो। वो प्रस्तावक सिर्फ और सिर्फ केवल आपका प्रस्ताव करता हो, वो किसी दूसरे का प्रस्ताव नहीं करता हो। लोग करते क्या है कि अपने आदमी को सेट कर देते हैं और आशीष कुमार नंदन अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इधर गौरव यादव को भेज देंगे, जाओ उसका प्रस्ताव बन जाओ। उससे पहले गौरव यादव के प्रस्ताव पे अपना नामिनेशन भर देते हैं। तो कानून यह है कि जो पहला नाम निर्देशन पत्र होगा जिसमें प्रस्तावक है उसी को वैध किया जाएगा और उसके बाद से जितने भी उस प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशित प्रस्तावित किया गया है उसको खारिज कर दिया जाता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखा जाता है कि तमाम लोग जो है फॉर्म भरते हैं, सब कुछ सही भर कर आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन इसके बाद पता चलता है कि उनका पर्चा खारिज हो गया है। वे परेशान हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है जब जांच होती है पर्चों की। तो देखिए, इसीलिए नेशनल दस्तक की स्थापना की गई है। इसीलिए नंदन जैसे पत्रकार दिल्ली में रहकर जो है जिला में, नगर में, नगर पंचायत में क्या होते उन लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, आप नाम निर्देशन पत्र खरीद लाए, खरीदने के बाद तुरंत उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, साथ में पेंसिल रबड़ ले लीजिए, एक बार उससे पेंसिल से धीरे धीरे भर लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे आपको आइंस्टीन का फार्मूला लगाना है। ये देखिए, सीधा एक फॉर्मेट है। महापौर का ये फॉर्मेट दिख रहा है जिसमें लिखा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने होगा इतना चाहिए।
मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ, मैं मानो जो प्रत्याशी का नाम हो जाएगा, उनके या पुत्र है, पत्नी है, उसका नाम, तो क्या ये जरूरी है जो आरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, तो क्या उनके सामने ही भरा जाए? नहीं, उनके सामने नहीं भरा जाता है। आपने उनके सामने नहीं भर के, लेकिन उनके समक्ष लिखा जाता है, बिफोर जो है कि आपके सामने हम सत्य प्रतिष्ठान करते हैं, प्रारूप दिया गया है। ये एक एफिडेविट का प्रारूप दिया है कि इसको सामने भरा जाएगा। जैसे आप एफिडेविट दे रहे हैं तो जाकर प्रधानमंत्री के सामने नहीं देंगे, जो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर डिप्यूट किया गया, उसके समक्ष आप देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या आपको एफिडेविट में ध्यान देना होता है। 3-4 बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उसको भर देंगे तो आपको नहीं होगा। पहला काम होता है, मैं पूर्व में निम्नलिखित प्रकरण में आपराधिक कृत्य के लिए दोष सिद्ध था जिसका विवरण निम्न है। सीधी सी बात है, इस कॉलम में अगर आपको किसी केस में, किसी एफआईआर में सजा हो गई है, तब इसको आपको लिखने की आवश्यकता है। नहीं है तो सीधे सीधे अपराध संख्या वाले सामने में लिख दीजिए लागू नहीं है। अधिनियम की धारा क्या है जिसमें सिद्ध दोष किया गया, उसके सामने लिख दीजिए लागू नहीं है। दोष सिद्ध का दिनांक क्या है, जब आपको सजा ही नहीं मिली, दिनांक की कोई बात ही नहीं है, तो वहां पर भी लिख दीजिए लागू नहीं है। उसके बाद न्यायालय जिसके द्वारा सिद्ध किया, कौन सा कोर्ट दिया, उसका भी आप लागू नहीं है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी में आपको क्या वो कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया है, कि आपके ऊपर आरोप लगा था पर दोष मुक्त, उसका भी विरोध इसमें भी लागू नहीं कर दीजिए। जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो है आपके चल संपत्ति संपत्ति खाते में कितना है आपके पास, जमीन कितनी है, जमीन कितनी है। इसी में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सम्मानित लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नाम निर्देशन भरने से पहले आप अपने खाते में कितना पैसा, उसके पासबुक की जाकर अकाउंट स्टेटमेंट ले लीजिए। अपने पत्नी के खाते में कितना रखे हैं उसका अकाउंट स्टेटमेंट ले लीजिए। आपका बच्चा है या बच्ची है जिसकी शादी नहीं, उसके भी अकाउंट स्टेटमेंट ले लीजिए। अब उसमें क्या होगा कि आपको कुछ लगाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लगाए जा रहे हो कि सबका स्टेटमेंट लगा दीजिए। केवल जानकारी देनी होती है कि मैं इतना हूँ, मेरा अकाउंट नंबर इस बैंक में है और उसमें इतना पैसा है जी, इतना लिख दीजिए, इतना कर दीजिए। किसी कंपनी में आप जैसे LIC हो चाहे और कहीं इन्वेस्ट किए तो उसकी भी जानकारी आप दे दीजिए, लेकिन कोई आपको डॉक्यूमेंट एनेक्स करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको आपको बताना चाहता हूं। जानकारी बता दीजिए, आपके खाते में 2 लाख, 1 लाख, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी है आप बता दीजिए। और अपने पास वो डिटेल रखिएगा कि मेरे खाते में जब मैं फॉर्म भर रहा था तो मेरे खाते में इतने लाख रुपए, इतने हजार रुपए या इतने रुपए थे। इसके बाद देखिए वो आपके पास मोटर कौन सी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं नेशनल दस्तक के माध्यम से आप जिस तरह से 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से पर्चा भरने के लिए 10 दिन सिर्फ अगर आप समय दे देंगे तो आपका पर्चा कभी खाली नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिए। आपकी ज़मीन कहाँ है, उसका शेयर नंबर क्या है, गाटा नंबर क्या है, और आपके वहाँ के जो लोकल मार्केट है उसके अनुसार से उसका क्या मूल्य है, अनुमानित मूल्य पूछा जाता है। तो उसको लिखने के बाद सब एक साथ उसको जोड़ दिया कीजिए। कभी कभी अगर जरूरत पड़ेगी, दिक्कत होगी तो आप उसको पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए हमारे पास फला खसरा नंबर, फला गाटर नंबर की जमीन है, फला जगह मौजूद है, और जो हम जानकारी दे रहे हैं ये जानकारी पूरी तरीके से सही है। आपको खुद से साइन करना होगा, बताना होगा हमने जो जानकारी दी है सही है। हाँ, ये साइन करना होता है, हर पेज पे करना होता है। जो कोई आप एफिडेविट देंगे उसको हर पेज पे करना होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, कृषि वाली भूमि है या आपकी अकृषि भूमि है, भवन है, वाणिज्यिक भवन है, आवास है, बहुमंजिला है, और सब संपत्तियों पर कितना संपत्ति है, उस पर ब्याज क्या होता है, इसको जोड़ लेंगे। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप बहुत पैसा खर्च करते हैं, हमारे समुदाय के अधिवक्ता बंधु लोग होते हैं, बड़े विद्वान लोग होते हैं, उनसे समय लेकर नाम निर्देशन तिथि आने से पूर्व ही अपना पहले इसको भर के तैयार करके 3-4 फाइल में लेके अपने साथ चलना चाहिए। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, जहां पे लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की शैक्षिक योग्यता, आप
इंटर हैं कि निरक्षर हैं, डिप्लोमा है, स्नातक हैं, शिक्षा का विवरण क्या है, किस विद्यालय से हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी सनद, मार्कशीट, टीसी, कहाँ कहाँ पढ़े हैं, इन सबों की भी एक आप फाइल बना लीजिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सत्यापन के शब्द होते हैं उसको सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपकी जानकारी को मैं पढ़ देना चाहता हूं। मैं उपयुक्त शपथी एतद् द्वारा सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथ में उल्लिखित तथ्य मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। इसका कोई भाग असत्य नहीं है और न ही कोई सारभूत तथ्य छिपाया गया है। यही 2.5 लाइन अपना साइन कर दीजिए। नहीं, यही 2.5 लाइन में एक शब्द आ रहा है कि इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। साथियों, यही शब्द अगर आपके सत्य हैं तो आपके फॉर्म को इस देश का कोई भी शक्तिशाली आदमी निरस्त नहीं कर सकता है। लेकिन इसी में आपने थोड़ी मोड़ी कहीं गलती तो है नहीं, लेकिन लिखने में गलती कर दिए, किसी समस्या हो जाएगी तो फिर जो कैंसिल हो जाएगा। यही एफिडेविट आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनता है। अच्छा, कुछ नोटरी हलफनामा वगैरह बनवाना होता है 1500 रुपये का हलफनामा पे ही देना होता है। और इसमें आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। हलफनामा होता है, लोग हलफनामा करा लेते हैं, मजिस्ट्रेट सामने जाते हैं। आरओ साहब की नैतिक जिम्मेदारी है, इसी गाइडलाइन दी गई है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अगर कोई अभ्यर्थी देता है तो उसको आपको पढ़ना बताना है कि भाई ये गलती हो गई है। तो हमारे लोग समय का बहुत कमी होती है और लोग वहीं पे काट के ओवर राइटिंग कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी गौरव यादव अगर वो वहीं पे ओवर राइटिंग कर दिया गया तो इसका मतलब इट इज नॉट बिफोर द ओथ कमिश्नर या कोई नोटरी वाला है और वो उसको आपको गलत मान लिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, मोटी मोटा आप मैं बताना चाहता हूँ कि जितने आवश्यक दस्तावेज हैं लगने वाले हैं, आप समय जिस दिन पर्चा ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए। उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का, अपने भूमि का फोटो, जो भी डिटेल है, ब्यौरा है, आप लोग अपने पास रखिएगा। उसे विवरण लिख के पेंसिल से पहले एक बार भर लीजिए। फिर उसके बाद जो है एकाक किसी प्रबुद्ध आदमी से, प्रबुद्ध आदमी का मतलब जो है आपको पहले चुनाव लड़ रहा हो, चाहे लड़वा रहा हो, पार्टी का कोई आपको अभ्यर्थन दिया गया हो, तो उसका भी आपको किसी पार्टी के द्वारा चेक करवा सकते हैं, क्रॉस चेक करवा सकते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, लड़ा जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लोग कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय इसलिए हो रहा है कि आप जानकार नहीं हैं। जिस दिन आप लोग जानकार हो जाएंगे उसी दिन देश का भला हो जाएगा। हालांकि सभी लोग जानकार हैं, लेकिन गौरव यादव जी ने जो बातें बताई हैं, और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उम्मीदवारी करना चाहते हैं, दावेदारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को फॉर्म लेना होगा। नामांकन फॉर्म जो होगा, पत्र होगा, भरना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर, इसे आरओ कहा जाता है, तो उनके समक्ष जाना होगा और फॉर्म को भर करके उन्हें सबमिट करना होगा, देना होगा। इसके बाद पूरे जो नामांकन पत्र है उसकी जांच होगी, और अगर आप जांच में सही पाए जाते हैं, इसके बाद आपको कोई चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा, जो नोटिफिकेशन के अनुसार दिया रहता है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया विशेष रूप से नेशनल दस्तक का कि जिन्होंने हमको आमंत्रित करके लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को बताया है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे उसका जवाब जरूर दिया जाए, क्योंकि बिगुल बच चुका है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।